Good afternoon, friends. My name is Vijay Sharma. I am faculty of Essence Institute, Gandhinagar, Jammu. You have already seen 12 videos which have been uploaded by me. और इन videos के अंदर जो है हम state level polity जो है इसको डिस्कस कर रहे हैं from UPSC preliminary perspective. थर्ड टॉपिक जो इस थर्ड वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसको हम इसके रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है यू हैव टू रिमेंबर. और ये जो इंफॉर्मेशन है इसको लंबे समय तक याद करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज वी कैन क्लासीफाई दैट इंफॉर्मेशन इनटू डिफरेंट कैटेगरीज. अब मैंने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन को क्लासीफाई किया है और इस क्लासिफिकेशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट थीम है विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट. एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ऑफ इंडिया अपने पार्ट 6 के चैप्टर 2 के अंदर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ डील करता है. पार्ट 6 चैप्टर 2 के अंदर देयर इज आर्टिकल 163 विच प्रोवाइड्स फॉर existence of state council of minister. Article 163 बोलता है there shall be a council of minister headed by chief minister to provide aid and advice to governor in discharge of his executive functions. So स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इसकी एग्जिस्टेंस का बेसिस क्या है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी हमें कहाँ पे दिखने को मिलती है अंडर आर्टिकल 163. Rest of the provisions regarding state council of ministers जो हैं they dealt under article 164. article 164 के अंदर there are multiple clauses और इन multiple clauses के अंदर जो है बहुत सारी different dimensions जो हैं वो कवर अप की गई हैं और कुछ dimensions बहुत ज़्यादा important हैं preliminary point of view से. आर्टिकल 164 जो है क्लॉज 1 स्पेसिफाइज दैट जो चीफ मिनिस्टर है ही इज गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर और बट रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर जो रेस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स हैं दोज मिनिस्टर्स जो है दे आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. फर्दरमोर आर्टिकल 164 क्लॉज 1 सेज दैट दीज मिनिस्टर्स जो है दे शैल होल्ड देयर ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर. That means two things. First, all the ministers जो हैं they are individually responsible to whom? They are individually responsible to governor. Second important conjecture which we can draw is that Constitution of India जो है is silent as far as the tenure/term period of मिनिस्टर्स इन द स्टेट. सो ये दो चीजें जो हैं आपको ध्यान रखनी है. स्टेट के अंदर मिनिस्टर्स आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू हुम? दे आर इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल टू गवर्नर. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है दैट इज जो मिनिस्टर्स हैं उनका कोई टर्म पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर व्हाइल रीडिंग दिस स्टेटमेंट, जिस प्रकार से हमने चीफ मिनिस्टर के अंदर डिस्कस किया था वहां पर भी हमने डिस्कस किया था दैट चीफ मिनिस्टर होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर. दिस डज नॉट मीन कि गवर्नर जो है कभी भी रैंडमली किसी भी मिनिस्टर को उनके ऑफिस से रिमूव कर सकता है. गवर्नर मिनिस्टर को उसके ऑफिस से रिमूव कर सकता है ओनली एंड ओनली व्हेन इट इज एडवाइज्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. अदरवाइज जो है वो चीफ मिनिस्टर को रिमूव नहीं कर सकता. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच इज डेल्ट अंडर आर्टिकल 164 क्या है दैट इज इंडिया के अंदर एज ऑफ नाउ देर आर 4 स्टेट्स जहां पे बहुत बड़े अमाउंट में ट्राइबल्स जो हैं दे आर कंसंट्रेटेड. ये 4 स्टेट्स कौन से हैं? सबसे पहला आपका स्टेट ऑफ झारखंड, सेकंड इज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, थर्ड स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड फोर्थ इज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. अब ट्राइबल्स जो हैं ये आपको पता है कि ट्राइबल्स की जो लाइफ है उनके जो कस्टम्स हैं कल्चर है that is entirely different than the custom, traditions, culture जो हमारा है. उनकी ज़रूरतें, उनकी डिमांड्स, उनके कंसर्न्स, उनके ग्रीवेंसेस जो है वो भी रिलेटिवली क्या होते हैं डिफरेंट होते हैं. और ये 4 स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत बड़े मैनर में ट्राइबल पॉपुलेशन जो है इज कंसंट्रेटेड. तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अंदर स्पेसिफाई करता है कि इन 4 स्टेट्स के जो गवर्नर्स हैं दे आर सपोज टू एंश्योर दैट अ मिनिस्टर जो है शुड बी अपॉइंटेड. एक ऐसा मिनिस्टर अपॉइंट किया जाना चाहिए हु शुड बी चार्ज्ड टू लुक आफ्टर ट्राइबल वेलफेयर. मतलब इन स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं इनके अंदर एक मिनिस्टर होना चाहिए जिसके पास
ट्राइबल वेलफेयर का चार्ज जो है होना चाहिए। और ये जो मिनिस्टर है ये इस स्टेट के अंदर ट्राइबल वेलफेयर के साथ साथ जो है उस स्टेट के अंदर जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो बैकवर्ड क्लासेस हैं उनके वेलफेयर जो है या और किसी भी डिफरेंट प्रकार का जो काम है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फ्रॉम प्रिलिमिनरी पर्सपेक्टिव। नाउ हमने कहा कि एज ऑफ नाउ ये 4 स्टेट्स हैं, बट बिफोर 2006 से पहले देयर वाज आल्सो वन मोर स्टेट एंड दैट स्टेट वाज स्टेट ऑफ बिहार। 2006 के अंदर क्या हुआ, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया और बिहार स्टेट जो है इट वाज फ्रीड फ्रॉम दिस वेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज अर्स्टवाइल बिहार स्टेट के अंदर बहुत बड़े पैमाने के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन होती थी, बट बैक इन 2000 जब झारखंड जो है वाज क्रिएटेड एज अ न्यू स्टेट आउट ऑफ द स्टेट ऑफ बिहार, तो जितना भी ट्राइबल कंसंट्रेटेड जो एरियाज हैं दे वेंट टू द स्टेट ऑफ झारखंड। तो बिहार के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है इसका प्रोपोर्शन बहुत ज़्यादा गिर गया, इसीलिए पार्लियामेंट फेल्ट दैट बिहार शुड बी फ्रीड फ्रॉम दिस वेरी responsibility. Now this is all what article 164 clause 1 specifies. Now हमने डिस्कस किया देन मिनिस्टर्स जो है अपॉइंटेड। अब स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर डिफरेंट प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं और इनका डेजिग्नेशन भी डिफरेंट होता है। और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो मिनिस्टर्स जो इसका जो कंपोजिशन है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट देन द कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ते समय हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 3 डिफरेंट प्रकार के मिनिस्टर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकेंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड थर्ड इज डेप्यूटी मिनिस्टर। हाउएवर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक चेंज क्या है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर वी डोंट सी द नॉमेनक्लेचर ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर। सो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर सिर्फ 2 ही प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, फर्स्ट इज कैबिनेट मिनिस्टर एंड सेकेंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपको क्या करना है हरदम अपने जहन के अंदर जो है रखना है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर यू वॉन्ट फाइंड ऑफिस ऑफ डेप्यूटी मिनिस्टर, आपको सिर्फ और सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स देखने को मिलेंगे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट इज आर्टिकल 164 क्लॉज 1A। ये जो आर्टिकल है ये आर्टिकल दिस आर्टिकल वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 और ये जो आर्टिकल है इसका इंसर्शन जो है वाज मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ एम वेंकट चलिया। बैक इन 2000 जो है गवर्नमेंट ने या फर्स्ट डिकेड ऑफ 21st सेंचुरी के अंदर गवर्नमेंट एस्टैब्लिश अ कमीशन जिसका नाम था नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमीशन का टास्क था कि वो स्पेसिफाई करे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो ग्रे एरियाज हैं उनको आइडेंटिफाई करना है और उन ग्रे एरियाज को कैसे ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है वो स्पेसिफाई करना था। अब वेंकटचलिया कमीशन जो है फेल्ट दैट इंडिया के अंदर डिफरेंट स्टेट्स के अंदर जो है अननेसेसरी स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज जो है वो इन्फ्लेट किया जाता है और साइज जब बड़ा होगा इससे क्या होगा स्टेट एक्सचेकर जो है इसके ऊपर बहुत हैवी बर्डन पड़ता है। तो वेंकटचलिया कमीशन ने रिकमेंड किया कि भैया सम प्रोविजंस जो है दे हैव टू बी मेड सो एज टू रिस्ट्रिक्ट द साइज ऑफ स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो रिजल्टेंटली क्या हुआ 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 जो है इट वाज पास्ट और इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से 164 आर्टिकल 164 के अंदर एक नया आर्टिकल ऐड ऑन किया गया दैट वाज आर्टिकल 164 क्लॉज 1A। अब ये जो आर्टिकल है ये स्पेसिफाई करता है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। आर्टिकल 164 क्लॉज 1A सेज दैट स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है इनकी स्ट्रेंथ शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब इफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर 100 मेंबर्स हैं तो उस केस के अंदर स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इसका टोटल स्ट्रेंथ कितना होगा 15। हाउएवर इंडिया के अंदर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे थे जहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का साइज बहुत ज्यादा छोटा था, तो इस केस को मद्देनजर रखते हुए फर्दर आर्टिकल 164 क्लॉज 1A स्पेसिफाइज दैट जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है इसका साइज जो है इट शुड नॉट बी लेस देन 12। सो मिनिमम अगर हम स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करें तो हमें क्या पता है इसका मिनिमम स्ट्रेंथ कितना है दैट इज 12 और इसका मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना हो सकता है दैट इज 15% ऑफ
the strength of state legislative assembly. This is what has been specified to us by Article 164 clause 1A. Further, at 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 164 1B भी ऐड किया, क्लॉज 1B भी ऐड किया, और ये क्लॉज क्या स्पेसिफाई करता है कि अगर कभी कोई ऐसा इंडिविजुअल है हु हैज बीन डिस्क्वालिफाइड अंडर 10th शेड्यूल, मतलब किसी मिनिस्टर, किसी इंडिविजुअल को, किसी मेंबर, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के किसी मेंबर को, किसी इंडिविजुअल को एंटी डिफेक्शन के बेसिस के ऊपर जो है डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो वो उस इंडिविजुअल जो है उसको उस स्टेट के अंदर मिनिस्टर अपॉइंट नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस he gets himself re-elected into the legislative assembly. So these are two full different इंसर्शंस इनटू आर्टिकल 164. आपने याद रखना है किसने स्पेसिफाई किया, किसने ऐड ऑन किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. फर्दर आर्टिकल 164 क्लॉज 2 क्या स्पेसिफाई करता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है दे आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट. जस्ट नाउ वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 164 क्लॉज 1 के अंदर हमने डिस्कस किया कि जो मिनिस्टर्स हैं वो इंडिविजुअली किसको रिस्पॉन्सिबल हैं, गवर्नर को. और आर्टिकल 164 क्लॉज 2 स्पेसिफाई क्या कर, क्लॉज 2 स्पेसिफाई क्या कर रहा है, दैट एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. मतलब सिंपल शब्दों में इसका मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है विल कीप ऑन परफॉर्मिंग इट्स ड्यूटीज until and unless या until they enjoy confidence of the state legislative assembly. जिस दिन वो state legislative assembly का confidence lose कर जाती है उस दिन जो है council of ministers जो है they will have to resign from their office. So this is what has been specified under article 164 clause 2. Next is article 164 clause 3. article 164 clause 3 हमें स्पेसिफाई करता है कि जो मिनिस्टर्स हैं जिनको स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एड ऑन किया गया है, ये जो मिनिस्टर्स हैं दे हैव टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी. और ये जो ओथ है ये इनको कौन एडमिनिस्टर करता है, गवर्नर एडमिनिस्टर करते हैं. और ये ओथ ऑफ ऑफिस और सीक्रेसी कहाँ पे स्पेसिफाई की गई है, 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई की गई है. अब लास्ट वीडियो के अंदर जब हम ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर पढ़ रहे थे, देयरिन जो है वी आल्सो डिस्कस ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी. और वहां पे हमने डिस्कस किया था कि 3rd शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है चीफ मिनिस्टर के लिए कोई स्पेशल ओथ जो है वो स्पेसिफाई नहीं करती. सो चीफ मिनिस्टर जो है वो भी रेस्ट ऑफ मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के एक जेनरिक ओथ जो है वो लेता है. और वो ओथ हमने डिस्कस की थी. वहां पे हमने डिस्कस किया था दैट अ मिनिस्टर, स्टेट के अंदर जो मिनिस्टर है वो 2 डिफरेंट प्रकार की ओथ्स लेते हैं. फर्स्ट इज ओथ ऑफ ऑफिस, और ओथ ऑफ ऑफिस के अंदर दे प्लेज दैट दे विल मेंटेन देयर एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड लॉ ऑफ द लैंड, जो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश किया हुआ है. सेकेंड pledge which they have to take is that they will uphold the sovereignty and integrity of India. Third, they will faithfully discharge their duties as minister. Fourth, they will do right to all the type of people living in the state without any fear, favor, affection or ill will. Second हमने डिस्कस किया था they will also take a oath of secrecy, जहां पर उनको प्लेज करना होता है कि ऐसा कोई भी प्रकार का इंफॉर्मेशन जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उनको दिया जाता है, उनको दिखाया जाता है इन कैपेसिटी ऑफ मिनिस्टर, वो इंफॉर्मेशन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल को डिस्क्लोज नहीं करेंगे. सो आउटसाइडर्स जो है उनको कभी डिस्क्लोज नहीं करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी. ये हमें कहां पे स्पेसिफाई की जाती है, 3rd शेड्यूल के अंदर. बट मिनिस्टर्स हैव टू टेक ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी, ये कहां पे स्पेसिफाई किया गया है, आर्टिकल 164 क्लॉज 3. दिस इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आर्टिकल 164 क्लॉज 4 जो है वो हमें स्पेसिफाई करता है. इसके बेसिस के ऊपर हमें पता चलता है कि इंडिया के अंदर इंडिविजुअल हु इज नॉट इवन मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, जब वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का, स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर नहीं है, तब भी उसको क्या किया जा सकता है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर जो है अपॉइंट किया जा सकता है एज अ मिनिस्टर. इनफैक्ट चीफ मिनिस्टर भी उनको अपॉइंट किया जा सकता है. बट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू एज अ मिनिस्टर इनको क्या करना है, दे हैव टू गेट देमसेल्व्स इलेक्टेड, नॉमिनेटेड / इंडक्टेड इनटू स्टेट लेजिस्लेचर विद इन 6 months टाइम पीरियड फ्रॉम द डे ऑन विच दे वर अपॉइंटेड एज मिनिस्टर. ये हमें कौन स्पेसिफाई करता है, आर्टिकल 164 क्लॉज 4. नेक्स्ट एंड लास्ट क्लॉज ऑफ आर्टिकल 164 दैट इज क्लॉज 5. ये स्पेसिफाई करता है कि मिनिस्टर्स की जो सैलरी है और इनके जो अलाउंसेस हैं they shall be determined by legislature of the state via a law.
और जब तक स्टेट लेजिस्लेचर लॉ पास नहीं करती तब तक इनकी जो सैलरी और जो अलाउंसेस हैं दे विल बी एज वो कौन से होंगे, जो सेकंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्पेसिफाई किए गए हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 164. नाउ यू हैव गेट टू नो दैट व्हाई आर्टिकल 164 इज इंपॉर्टेंट. और ये जितने भी क्लॉज हैं, ऑल ऑफ दोज क्लॉजेज जो हैं दे आर इक्वली इंपॉर्टेंट. अगर आप यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू हैव टू क्रैम दिस आर्टिकल्स. आपको इन आर्टिकल्स को बार बार याद करना है, बिकॉज अदरवाइज जो है पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी डेवलप नहीं होगी. और बिना पिन पॉइंट ऑब्जेक्टिविटी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस के अंदर क्वेश्चंस को सही अटेम्प्ट करना जो है बहुत बार बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल विच वी हैव टू डिस्कस इन कंटेक्स्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज आर्टिकल 166 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने जब गवर्नर पढ़ा तब भी हमने डिस्कस किया, हमने जब चीफ मिनिस्टर का ऑफिस पढ़ा तब भी हमने आर्टिकल 166 को डिस्कस किया. बट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन लेट्स डिस्कस इट अगेन. आर्टिकल 166 जो है हमें स्पेसिफाई करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है इसका बिजनेस किस प्रकार से कंडक्ट किया जाएगा. आर्टिकल 166 जो है स्पेसिफाई करता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो द्वारा जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है लिए जाएंगे वो सारे के सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जो है माना जाएगा कि वो गवर्नर के नाम में लिए जा रहे हैं. फर्दर स्टेट गवर्नमेंट जो है एग्जीक्यूटिव एक्शंस बहुत डिफरेंट प्रकार से परफॉर्म करती है. बहुत सारे डिफरेंट प्रकार के ऑर्डर्स पास किए जाते हैं या और डिफरेंट प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स जो है उनको यूज किया जाता है. इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सर्कुलर्स, इंस्ट्रूमेंट्स लाइक नोटिसेस एक्सेट्रा जो है इनको यूज किया जाता है बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब आर्टिकल 166 जो है गवर्नर को ऑथराइज करता है कि वो ये स्पेसिफाई करे कि जो एग्जीक्यूटिव एक्शन, जो एग्जीक्यूटिव बिजनेस स्टेट का डिस्चार्ज किया जा रहा है वाया ऑर्डर्स और अदर इंस्ट्रूमेंट्स, वो किस प्रकार से ऑथेंटिकेट किया जाएगा, मतलब वो किस प्रकार से जो है बनाए जाएंगे, किस प्रकार से पास किए जाएंगे. फर्दर आर्टिकल 166 जो है क्लॉज सी या 166 जो है फर्दर स्पेसिफाई क्या करता है कि भैया गवर्नर के पास अथॉरिटी है कि वो रूल्स बना सकता है, रूल्स रिलेटिंग टू द मैनर इन विच बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी कंडक्टेड एंड द मैनर विद इन विच बिजनेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू बी एलोकेटेड अमंग द मिनिस्टर्स. इनफैक्ट रिमेंबर वन थिंग, एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं और ये जो डिपार्टमेंट्स है इनका बेसिस ऑफ एग्जिस्टेंस क्या है, आर्टिकल 166. अगर आर्टिकल 166 ना हो तो गवर्नर जो है ये रूल्स नहीं बना सकता, और अगर गवर्नर रूल नहीं बना सकता तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर्स को डेलीगेट नहीं कर सकता. सो इफ देयर आर एनी डिपार्टमेंट्स एंड इफ मिनिस्टर्स आर हेडिंग दोज डिपार्टमेंट, दैट इज प्राइमरली बिकॉज गवर्नर्स ऑफ दैट स्टेट जो है दे हैव मेड दोज रूल्स अंडर आर्टिकल 166 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नेक्स्ट इज आर्टिकल 167 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो स्पेसिफाई करता है ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर विजावी गवर्नर. अब यहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर भी हमने डिस्कस किया द चीफ मिनिस्टर मल्टीपल ड्यूटीज. सबसे पहली और मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी क्या है कि भाई स्टेट गवर्नमेंट का जो बिजनेस है, जिस भी प्रकार का काम स्टेट गवर्नमेंट कर रही है वो इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर को फ्रॉम टाइम टू टाइम गवर्नर के साथ शेयर करनी होती है. या गवर्नर अगर किसी और प्रकार की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं रिलेटिंग टू स्टेट गवर्नमेंट, रिलेटिंग टू स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो इंफॉर्मेशन चीफ मिनिस्टर से मांग सकते हैं. या अगर गवर्नर को लगता है कि किसी मिनिस्टर ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी के अंदर बहुत स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड गवर्नर फील्स दैट इस डिसीजन के पीछे पूरी की पूरी काउंसिल शुड स्टैंड अफर्म, तो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को बोल सकते हैं कि भाई साहब नेक्स्ट कैबिनेट की जो मीटिंग है इस मीटिंग के अंदर मिनिस्टर द्वारा लिया गया डिसीजन जो है वो कैबिनेट की डेलिब्रेशंस के अंदर आप इंट्रोड्यूस कीजिए ताकि कैबिनेट कलेक्टिवली डिसाइड करे दैट वेदर दे वांट टू गो अहेड विद दिस डिसीजन और नॉट. इफ यस देन कैबिनेट जो है शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट वेरी डिसीजन. सो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल 167. नेक्स्ट एंड लास्ट आर्टिकल जो फर्स्ट थीम के अंदर हमें पढ़ना है दैट इज आर्टिकल 177 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 177 क्या करता है, ये डील करता है विद द राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स विद रिस्पेक्ट टू द हाउस. आर्टिकल 177 सेज दैट जो मिनिस्टर्स हैं वो लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस के अंदर जो है बैठ सकते हैं, किसी भी हाउस की प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां पे दे कैन स्पीक. अलॉन्ग विद दैट आर्टिकल 177 फर्दर स्पेसिफाइज दैट मिनिस्टर्स जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर की किसी भी कमेटी जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स के अंदर पार्ट ले सकते हैं और उन प्रोसीडिंग्स के अंदर जो है ही कैन वेंटिलेट हिज ओन ओपिनियन. बट कमेटी की जो प्रोसीडिंग्स के बाद जब वोटिंग वगैरह होगा तो वहां पे ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू कास्ट हिज वोट. सो दिस इज फर्स्ट थीम इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इस थीम का नाम क्या था,
कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट। आपको ये आर्टिकल जो है याद करने हैं, और याद करने का तरीका क्या है, बार बार रिवाइज कीजिए, रिवाइज करके याद नहीं हो रहा देन कीप ऑन राइटिंग, और लिख लिख करके जो है रिवाइज कीजिए। नाउ नेक्स्ट थीम विच वी हैव टू डिस्कस इज ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ सीक्रेसी, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। सो लेट्स जंप टू द लास्ट थीम रिगार्डिंग ऑफिस ऑफ लाइक स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लास्ट थीम क्या है, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ लाइक सेंटर, स्टेट के अंदर भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर बहुत डिफरेंट प्रकार के मंत्री हैं, पर ये जो मंत्री हैं ये मंत्री कभी भी एक साथ मिलजुल करके कभी भी गवर्नमेंट का कोई बिजनेस डिस्चार्ज नहीं करते। इनफैक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है एज अ बॉडी नेवर मीट्स, ये बॉडी कभी भी नहीं मिलती, कभी भी मिलकर कोई कलेक्टिव फंक्शन डिस्चार्ज नहीं करती। एक्चुअली में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो फंक्शंस है वो कौन डिस्चार्ज करता है, दैट इज एक्चुअली डिस्चार्ज बाय द कैबिनेट। सो लेट्स रिविजिट कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगेन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कितने प्रकार, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितने प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं, दो डिफरेंट प्रकार के मिनिस्टर्स होते हैं। फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स, सेकेंड इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। कैबिनेट मिनिस्टर्स वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, सीनियर मोस्ट मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स जो हैं ये दो डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस जो है परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला इंडिविजुअल फंक्शंस एंड सेकेंड इज कलेक्टिव फंक्शंस। ऑल द कैबिनेट मिनिस्टर्स जो स्टेट के अंदर जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं दे आर गिवन सम पोर्टफोलियोज, मतलब दे आर गिवन चार्ज ऑफ सर्टेन इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स, और उन डिपार्टमेंट्स के ऑपरेशंस के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द कैबिनेट। सेकेंड कैबिनेट मिनिस्टर्स को क्या है, कलेक्टिव फंक्शंस है। कलेक्टिवली कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं वो सारे के सारे एक साथ मिलकर के एक बॉडी बनाते हैं, और इस बॉडी का नाम क्या है, स्टेट कैबिनेट। ये बॉडी जो है गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर के ऊपर ऑपरेट करती है, और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्या करती है, डिस्चार्ज करती है। सो वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यहाँ पे अपने याद रखना है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज अ बॉडी कभी ऑपरेट नहीं करती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन डिस्चार्ज करती है, कैबिनेट करती है। और कैबिनेट क्या है, कैबिनेट इज द बॉडी विच कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल द मिनिस्टर्स विद द रैंक ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर, जो स्टेट के अंदर है। ठीक है, अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैबिनेट है ये बड़े सारे डिफरेंट प्रकार के फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहला और फॉरमोस्ट फंक्शन क्या है, ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए क्या करते हैं, फ्रॉम टाइम टू टाइम डिफरेंट पॉलिसीज जो है उसका निर्माण करते हैं। ये जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं ये एक्चुअली में जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन एडमिनिस्ट्रेटर्स को स्पेसिफाई करते हैं कि जब वो अपने डे टू डे बेसिस पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज कर रहे हैं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज उन्हें किस प्रकार से डिस्चार्ज करनी है। सो पॉलिसीज का मतलब क्या है, पॉलिसीज जो हैं देयर काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स जो एक एडमिनिस्ट्रेटर को स्पेसिफाई करते हैं कि किस गोल के लिए उन्हें ऑपरेट करना है और उन गोल्स के लिए कौन सा पाथ जो है उन्हें अडॉप्ट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना, कौन सी वैल्यूज जो है उनको सब्सक्राइब करना है, कौन सी वैल्यूज के साथ कंफर्म नहीं करता। सो ऑल ऑफ दैट थिंग इज डेल्ट अंडर पॉलिसीज। सो स्टेट कैबिनेट क्या करती है, सबसे पहले स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए वो डिफरेंट टाइप की जो पॉलिसीज हैं उसको क्या करती है, फॉर्मुलेट करती है, और पॉलिसीज को ले डाउन करने, पॉलिसीज को ले डाउन करके वो क्या करते हैं, डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटर्स जो हैं उनके कंडक्ट को एक्चुअली कंट्रोल करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन जो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्लैश कैबिनेट परफॉर्म करती है दैट इज रनिंग एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिसीज बना ली, उसके बाद कैबिनेट हैज टू एंश्योर कि भाई वो जो पॉलिसीज हैं वो सिस्टमैटिकली एग्जीक्यूट की जाए बाय एडमिनिस्ट्रेटर्स इन राइटफुल मैनर। सारे के सारे एडमिनिस्ट्रेटर पॉलिसीज के साथ कंफर्म करें, कोई पॉलिसीज का वायलेशन ना करे, डिफरेंट प्रकार के डिसीजंस लेने चाहिए, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एडमिनिस्ट्रेशन एज अ होल जो है वो सिस्टमैटिकली डिस्चार्ज करे। लाइकवाइज पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना भी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, पीपल इन द स्टेट जो है दे शुड रिस्पेक्ट द लॉज ऑफ द लैंड और वो पीसफुल ट्रंक्वल मैनर के अंदर ऑपरेट करिए, उनका थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फोर्थ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या करती है, इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस है इन पोजीशंस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इनको अपॉइंट करती है ताकि जो पॉलिसीज उनके द्वारा बनाई जा रही हैं उन पॉलिसीज को वो सिस्टमैटिकली क्या करें, उन पॉलिसीज को सिस्टमैटिकली इंप्लीमेंट करें। इनफैक्ट स्टेट के अंदर जो स्टेट सेक्रेटरीट होता है जहाँ पे बहुत सारे सेक्रेटरीज जो हैं होते हैं, वो सारी की सारी जो इंपॉर्टेंट पोजीशंस है उन पोजीशंस के अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट्स हैं, जितने भी ट्रांसफर्स हैं, वो सारे के सारे फंक्शंस जो हैं
वो डिसीजंस है वो कौन लेता है, आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इसके बाद एक स्टेट के अंदर डिफरेंट प्रकार के डिपार्टमेंट्स है। एट टाइम्स ये डिपार्टमेंट्स जब ऑपरेट करेंगे तो एक डिपार्टमेंट जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्लैश करेगा, एक डिपार्टमेंट जो है दूसरे डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट को हैम्पर करेगा, विच इज नॉट गुड। अब इसलिए स्टेट कैबिनेट क्या करती है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग या फॉर परफॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन फंक्शन। स्टेट कैबिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे कि स्टेट के अंदर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो हेल्दी मैनर के अंदर ऑपरेट करे, उनके बीच में कॉमरेडरशिप हो, वो कोऑपरेटिव मैनर के अंदर ऑपरेट करे, या हर डिपार्टमेंट इस प्रकार से ऑपरेट करे ताकि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज करने के साथ साथ दूसरे डिपार्टमेंट्स को भी असिस्ट करे कि वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है डिस्चार्ज करे। या अगर कभी किसी डिपार्टमेंट्स के बीच में, कभी 2 या 2 से ज्यादा डिपार्टमेंट्स के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है तो वो कॉन्फ्लिक्ट सबमिट किया जाता है स्टेट कैबिनेट को, और वहां पे फिर स्टेट कैबिनेट जो है सबके सब पूरे के पूरे इशू को डिटेल्ड बेसिस के ऊपर डिस्कस करके डिबेट करके जो फाइनल डिसीजन लेती है विच इज बाउंड ऑन ऑल द कॉन्फ्लिक्टिंग डिपार्टमेंट्स। तो इस प्रकार से जितने भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जितने भी प्रकार के जो क्योस है उस सबको मिटिगेट करती है स्टेट कैबिनेट। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल फंक्शन। स्टेट कैबिनेट जो है वो डिसाइड करते हैं कि स्टेट के अंदर स्टेट के जो फाइनेंसेस है, व्हाट्सएवर फाइनेंसेस जो स्टेट के पास एक्रू हो रहे हैं उन फाइनेंसेस को किस प्रकार से यूज किया जाएगा, किन एरियाज के अंदर यूज किया जाएगा। स्टेट कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन कि पैसा इस प्रकार से यूज किया जाए कि एक्सपेंडिचर के अंदर एफिशिएंसी हो, इकोनॉमी हो और इफेक्टिवनेस हो। अलॉन्ग विद दैट नेक्स्ट इज function is guiding the legislature. In fact, these are quite ये phrase use करने से like downplaying the actual functions performed by the cabinet. Actually में state legislature जितना भी laws बनाती है उन laws के अंदर more than 95% laws वो होते हैं which are introduced by, जिनके ऊपर जो लेजिस्लेटिव प्रपोजल्स है दे इंट्रोड्यूस्ड बाय द स्टेट कैबिनेट। स्टेट कैबिनेट जो है उनको लगता है कि कोई नया लॉ बनना चाहिए, किसी एरिया के अंदर नया लॉ बनना चाहिए, तो वो क्या करते हैं, एक लेजिस्लेटिव प्रपोजल डेवलप करते हैं, ड्राफ्ट करते हैं, और वो लेजिस्लेटिव प्रपोजल फिर लेजिस्लेचर के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है, और लेजिस्लेचर के अंदर जब वो इंट्रोड्यूस किया जाता है फिर एज अ मैटर ऑफ रूटीन जो है उस लॉ को पास किया जाता है। सो स्टेट के अंदर जितने भी लॉज बन रहे हैं उनके अंदर डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है स्टेट कैबिनेट बहुत बड़े पैमाने पे रोल प्ले करती है। नेक्स्ट, कंट्रोल ओवर स्टेट एक्सचेकर, ये भी हमने डिस्कस किया। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन स्टेट कैबिनेट का क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितने भी प्रकार के लॉज बना रही है, कितने भी प्रकार के डिसीजंस ले रही है, उस डिसीजंस के साथ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है कंफर्म करे, रिस्पेक्ट करे। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आर्टिकल 256 और 257 जो है स्पेसिफाई करते हैं दैट स्टेट गवर्नमेंट इज सपोज टू ऑपरेट इन सच मैनर सो दैट दे शुड रिमेन इन कंफर्मिटी विद या इन कंप्लायंस विद द लॉज ऑफ द यूनियन, और दे शुड ऑपरेट इन सच मैनर that they always end up respecting the executive authority of union। तो ये चीज इंश्योर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, स्टेट कैबिनेट की। उन्हें इंश्योर करना है कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इस प्रकार से ऑपरेट करे, इस प्रकार से ना ऑपरेट करे जिसकी वजह से यूनियन के जो लॉज हैं, यूनियन के जो डिसीजंस हैं, उनको कोई डिसरिस्पेक्ट हो या उनका कोई वॉल्यूशन हो। सो दीज आर फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो टॉपिक है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वो यूपीएससी प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिस्टमैटिकली कवर अप हो जाएगा। दिस इज ऑल फॉर द डे। हैव अ गुड डे।